So welcome to the last lecture of chapter Sustainable Development and Environment. Let's proceed. Page number 144. Page 144. Measures to achieve sustainable development. हमने पहले देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, फिर हमने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने की क्या स्ट्रैटेजीज हैं. अब हम देख रहे हैं मेजर्स. क्या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर रहे हैं या नहीं, कैसे पता चलेगा. मैं कैसे बोल रहा हूँ कि कुछ कंट्रीज सस्टेनेबल डेवलप हो रही हैं, कुछ उसे कंप्यूट करने के लिए कट ऑफ होगा ना, कितने फॉरेस्ट कट रहे हैं कितने नहीं कट रहे. तो कैसे मेजर किया जा सकता है कि कोई कंट्री सस्टेनेबली डेवलप हो रही है या सिर्फ इकोनॉमिकली डेवलप हो रही है. अकॉर्डिंग टू हरमन डेले, लीडिंग इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट, ही इज इकोनॉमिस्ट बट environmental, means he says money is important but as such the environment too. The following measures should be undertaken to achieve the sustainable development. 1. Limiting the human population to a level within the carrying capacity of environment. हम environment की सप्लाई तो बढ़ा सकते नहीं, तो डिमांड कम कर देते हैं. तो पहला मेजर ये है कि आप अपनी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज की कैरिंग कैपेसिटी देखो और उसके यूज के लिए पॉपुलेशन कंप्यूट करो और अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को उससे ज्यादा बढ़ने मत दो. लिमिटिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अ लेवल विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट. डेली कंपेयर द कैरिंग कैपेसिटी टू प्लिम्स होल लाइन ऑफ द शिप. आप में से किसी को पता है तो गुड, नहीं पता तो मैं बताता हूँ. कोई भी शिप होती है, आप प्लीज़ कोई शिप को, क्रूज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शिप की बात कर रहा हूँ. शिप जो प्रोडक्ट्स को कैरी करती है, गुड्स को कैरी करती है, उसकी पिक्चर अपने माइंड में लेके आइए. अब मुझे ये लगता है कि आपके माइंड में एक ऐसी पिक्चर ड्रॉ हुई है कि शिप का जो भी कलर है उसके मिडल में एक लाइन लगी हुई है वाइट या ब्लैक कलर की या रेड कलर की, उसे कहते हैं प्लिम्स होल लाइन. उससे ज़्यादा गुड्स को कैरी नहीं किया जा सकता, उस लाइन से नीचे ही गुड्स को रखा जाता है क्योंकि वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है. अदरवाइज द शिप विल सिंक, डूब जाएगी. एंड उससे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो द कंट्री विल सिंक. Delhi compared the carrying capacity to plimsoll line of the ship, which is the load limit mark in a ship. According to him, if the population exceeds the plimsoll line, sustainable development cannot be achieved. So पहला मेजर है population कहाँ तक पहुँचनी चाहिए ये कंप्यूट करो. 2. Technological progress should be input efficient and not input consuming. कंट्री में अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो आप उस टेक्नोलॉजी को चेक करो कि वो इनपुट एफिशिएंट है या आउटपुट है. अगर टेक्नोलॉजी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है तो हम कहते हैं वो टेक्नोलॉजी अप्रूव्ड. इंडिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी ले आओ, बट वो ऐसा नहीं होना चाहिए. वो ही टेक्नोलॉजी कंट्री में आनी चाहिए जो इनपुट एफिशिएंट हो, आउटपुट थोड़ा कम भी दे दे तो चलेगा. 3. Renewable resources should be extracted on a sustainable basis. The rate of extraction should not exceed the regeneration. हम कहते हैं ज़्यादा रिन्यूएबल यूज़ करो, कम नॉन रिन्यूएबल यूज़ करो, ये भी गलत है. रिन्यूएबल सोर्सेज की एक लिमिट होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं यूज़ करने, नहीं तो रीजनरेशन ही नहीं हो पाएगी. हर रिवर यमुना रिवर जैसा बन जाएगा, सीवरेज बन जाएगा. For non-renewable resources, the rate of depletion should not exceed the rate of creation of renewable substitutes. और non-renewable को उतना यूज़ करो जितनी renewable की स्पीड है. जैसे कि 50 साल में हम कह रहे हैं पेट्रोल डीजल ख़त्म हो जाएगा, तो देखो कि अब 50 साल तक इंडिया में सोलर एनर्जी बन जाएगी इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं. तो पेट्रोल डीजल की डिमांड कम करने की सिचुएशन लेके आइए, सोल्यूशन ढूंढिए. हम पेट्रोल डीजल की डिमांड कम कर देंगे, मतलब 100 साल तक इंडिया में पेट्रोल डीजल यूज हो सकता है. क्या 100 साल तक सोलर पावर, विंड पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो जाएगा? यस, गुड, गो फॉर इट.
the project is approved. Inefficiencies arising from pollution should be corrected. बेसिकली कहने का मतलब है डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए पॉल्यूशन डिपार्टमेंट्स एंड ऑल को. These are the measures to achieve the sustainable development. पॉपुलेशन को कंट्रोल रखो, टेक्नोलॉजी इनपुट एफिशिएंट होनी चाहिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की स्पीड कम होनी चाहिए यूज की, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को उस स्पीड में ही यूज करो कि रिन्यूएबल उसका सब्सटीट्यूट बन जाए एंड इनएफिशिएंसीज को अवॉइड किया जाए. पेज नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 17. पेज 146, क्वेश्चन नंबर 17. Explain the relevance of intergeneration equity in the definition of sustainable development. Please underline relevance. Please underline relevance. What is relevance? Importance. Relevance is importance. Intergenerational equity. What is equity? बराबरी. बराबरी. इंटरजेनरेशनल मतलब डिफरेंट जनरेशन. सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें ये बताता है कि देयर शुड बी इक्विटी इन डिफरेंट जनरेशन्स. जो फ़ायदा नेचुरल रिसोर्सेज का आप ले रहे हो एटलीस्ट उतना ही फ़ायदा आपकी अगली जनरेशन को मिलना चाहिए. येस, इट बिलीव्स इन इक्विटी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिलीव्स इन इक्विटी. Sustainable development in itself makes it obligatory for the development process to be such that the basic needs of not only the present generation but also the future generations are taken care of. सिर्फ आज की जनरेशन को ध्यान में नहीं रखना, फ्यूचर जनरेशन्स को भी ध्यान में रखना है. It becomes the moral duty of us, this generation, to hand over the earth of the future generation in the good form. Please underline generation. Please underline hand over the earth to the future generation in the good form. और अगर अच्छी फॉर्म में नहीं तो एटलीस्ट उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हमने रिसीव की है. Therefore, if the resources are overused or misused, they will deplete so fast that the production capacity of the future generations would not be sustainable. Sustainable development aims at maximizing the welfare of both present and future generations. It does not mean hindering the existing speed of economic growth, but refers to a judicious or optimum utilization of resources in such a manner the speed that pace of economic growth sustains the intergenerational equity. Please underline. I found a very good word there. It does not mean hindering the existing pace of economic growth. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जीडीपी की ग्रोथ को कम कर दो, आप कंट्री की इनकम को कम कर दो, उसकी प्रोडक्शन को कम कर दो, बट अगर स्पीड थोड़ी कम भी हो जाए तो चलेगा. बट रेफर्स टू अ जुडिशियस और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ मैनर द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन्स. अगर एक बार 4% से जीडीपी बढ़ी है, अगली बार 5% से जीडीपी बढ़ी है, अगली बार 6% से बढ़ी है, तो अगली बार 6.5% चलेगा. ज़रूरी नहीं है 7% ही अचीव करना है. अगर इन्वायरमेंट डिग्रेड कर रहा है तो एक साल के लिए हम अपनी जीडीपी की ग्रोथ रेट को सस्टेन भी कर सकते हैं. कम नहीं करना, सस्टेन कर सकते हैं. दिस इज व्हाट द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरजेनरेशन इक्विटी होल्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Be ready with your register or a rough paper and a pen. Be ready with a rough paper or a pen.
नाउ अभी तक जो 4 लेक्चर्स में आपने समझा है, व्हाट इज एनवायरनमेंट, व्हाट इज its importance, what is environment crisis, the global issues, what is sustainable development, what are the strategies for having the sustainable development, and how to measure the sustainable development. इसके क्वेश्चंस अब आएंगे फॉर द नेक्स्ट 25 मिनट्स। आपकी स्क्रीन पे 25 मिनट्स के लिए क्वेश्चंस फ्लैश करेंगे, रोल करेंगे इन द फॉर्म ऑफ MCQs, ट्रू फॉल्स विद रीजनिंग, a kind of self-assessment test. Kindly write down the answers for that. We'll be there back after 25 minutes.
I hope you have written the answers. Now let's see how much you score. अगर आपने डेली बेसिस पे 4 लेक्चर्स लगाए हैं और सी इसमें कोई क्रैमिंग वाला कंसेप्ट ही नहीं है, 1 मार्कर क्वेश्चंस मींस कंटेंट नॉलेज एंड नॉट क्रैमिंग, एंड आउट ऑफ 80 20 मार्क्स 1 मार्कर है और शायद ज़्यादा भी हो जाए आगे, दैट मीन्स 25% ऑफ द पेपर. नाउ देयर आंसर्स विल बी फ्लैशिंग for around 7 to 10 minutes. Kindly verify, self-assess yourself. MCQs एग्जैक्ट सही होने चाहिए. अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, आपका आंसर का कंटेंट सेम होना चाहिए जो आंसर की में है. कंटेंट थोड़ा डिफर होता है तो यू आर सपोज टू आस्क मी वेदर योर आंसर इज राइट और नॉट. वेदर इट इज राइट और नॉट, देयर इज नो इन बिटवीन. आधा सही है आधा गलत है. आधा गलत है तो पूरा गलत है, आधा सही नहीं है. एंड यू विल बी असेसिंग योर सेल्फ आउट ऑफ 25 मार्क्स. द आंसर्स विल बी फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन.
Now there should be a smile on your face if you have scored more than 20. And if it is more than 23, there will be a big smile. Good. You are on the right path now. Bye-bye. Take care. हमारा यूनिट करंट चैलेंजेस कंप्लीट हो गया है। इंडियन इकॉनमी में ये 6 चैलेंजेस हैं जो आज के टाइम पे कंट्री फेस कर रही है। गरीबी, बेरोजगारी, लोगों को इस तरीके से फॉर्मुलेट करना कि वो लाइबिलिटी बन रहे हैं रादर देन एसेट्स, लोग काम करना चाहते हैं बट कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें पूरा नहीं दे पा रही है, सोर्सेस काम करने का जरिया अवेलेबल नहीं है, अर्बन इंडिया डेवलप कर रहा है, रूरल इंडिया डेवलप नहीं कर रहा है और रूरल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इंडिया डेवलप कर रहा है बट इंडिया का फ्यूचर डार्कनेस में है क्योंकि इन्वायरमेंट हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। रीज़न, हम इन्वायरमेंट का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दिस इज यूनिट current challenges the Indian economy is facing, and we are done with all the chapters. हमारा एक ही चैप्टर रह गया है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस चाइना. We will be comparing India with the neighboring countries. Where India stands, where Pakistan stands, and where China stands. We are left with the last chapter of Indian economy. And 2 units of macro also. Bye bye, take care. God bless.